नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनीलता आज अपने लेक्चर के साथ अपना टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट हिंदी जो है इसमें हम अपना क्वेश्चन कर रहे थे पद्य काव्य के बारे में कि पद्य शिक्षण क्या है या काव्य शिक्षण क्या है। इसका एक अलग नाम है कविता शिक्षण। तो कविता शिक्षण के बारे में हमने जो है वो कुछ पहले लेक्चर में इससे पहले वाले में उसका अर्थ हमने किया और उसके अर्थ के साथ साथ उसके जो सोपान थे वो हमने किए। और इस लेक्चर में हम जो कविता शिक्षण की विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जो कि किसी भी कविता को शिक्षण करते समय हमें ध्यान में रखनी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिसमें से कि जो देखिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमें जो है वो कुछ एक विधियों को अपनाना पड़ता है ताकि हम उस काम को कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव जो हमारे शिक्षण के रहते हैं उनको हम पूरे कर सकें। ठीक है, तो इस श्रृंखला के अंतर्गत जो है हमने क्या है कविता शिक्षण की 5 जो मुख्य विधियां हैं उनका जो है अभी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। जिसमें कि 5 जो पहली विधि है हमारी वो गीत तथा नाट्य विधि, जिसको अभिनय विधि भी कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको साथ ही साथ मैंने डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है कि जो कविता शिक्षण की पहली विधि है वो हमारी है गीत और नाट्य प्रणाली। दूसरी जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको अर्थबोध या शब्दार्थ विधि भी हम कहते हैं। यहाँ पर भी हमने साथ ही साथ दिखाया है कि शब्दार्थ या जो अर्थ विधि है, ठीक है, अर्थबोध विधि है, उसका अंदर नाम है शब्दार्थ प्रणाली। ठीक है, तीसरा हम इसमें बात करें खंडान्वय प्रणाली की, जो तीसरा पॉइंट है वहां पर भी हम शो कर रहे हैं कि खंडान्वय प्रणाली जो है वो उसके माध्यम से भी हम क्या है हिंदी का जो शिक्षण है काव्य का वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट हमारा व्याख्या प्रणाली आता है कि व्याख्या के द्वारा भी जो है हम कविता शिक्षण कर सकते हैं। ठीक है, व्याख्या प्रणाली के अंतर्गत जो है हमने सब पॉइंट 3 और लिए हैं जिनके माध्यम से भी जो है हम कविता शिक्षण कर सकते हैं। पहला हमारा है इसमें व्यास विधि, दूसरा हमारा तुलना विधि और तीसरा हमारा समीक्षा विधि, जो कि हमने यहाँ पर शो किया है। देखिए व्यास विधि ये व्याख्या प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली के सब पॉइंट्स यहाँ पर हैं, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली और समीक्षा प्रणाली। अब इन चीजों को ये जो पॉइंट्स हैं अब एक एक करके हम डिटेल में हम इनका अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे कविता शिक्षण की पहली विधि गीत तथा नाट्य प्रणाली या अभिनय प्रणाली के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो गीत प्रणाली है, जैसे कि गीत क्या है कि छोटे बच्चे जब छोटी कक्षाओं में होते हैं तो वो गीतों के माध्यम से या कविताओं को गुनगुना करके या इस तरह से संगीतबद्ध तरीके से, जिसको हम कहेंगे कि संगीतबद्ध तरीके से जो है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, और बच्चे जो है वो इस काम को बड़ा ही इंटरेस्ट के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रणाली है कविता शिक्षण की बड़े ही इफेक्टिव है हमारे लिए। और इन चीजों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है थोड़ा सा टीचर के बारे में भी अगर हम जान लें इन प्रणालियों का प्रयोग करने से पहले तो और भी अच्छा रहेगा कि सबसे पहले टीचर क्या होना चाहिए। एक जो टीचर है जिनको इन विभिन्न विधियों का पता है वो अपने जो शिक्षक की कुशलता पर भी निर्भर करता है कि आपका टीचर जो है वो कितना स्किलफुल है, कितना कुशल है जो इन प्रणालियों का प्रयोग करेगा या इन विधियों का प्रयोग करेगा। दूसरा जो टीचर है उसकी जो टीचर के साथ साथ क्या है जो विद्यार्थी भी क्लास के अंदर हमारे होते हैं, तो विद्यार्थियों की जो एकाग्रता है वो कितनी है। ठीक है, और पाठ में बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन चीजों का भी हमें ध्यान में रखना है। अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है वो कंटिन्यू आराम से होगा, और बच्चे उसमें अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो भी क्या है जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं वो जल्दी पूरे होंगे, है ना। और तीसरा इसमें हम देख सकते हैं कि जो आपकी प्रणाली है वो क्या है सशक्त होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। जो भी चीज आप पढ़ाएं कक्षा के अंदर वो क्या है वो सार्थक होना चाहिए, वो जो है उसका कोई महत्व होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए किसी भी विधि को अपनाने के लिए। और कविता शिक्षण की जो प्रणालियों की बात करें तो बहुत सारी प्रणालियों की हमने बात यहाँ पर की है, जो कि छात्रों के क्या है मानसिक और बौद्धिक लेवल उसके अकॉर्डिंग ही हमने शिक्षण विधियों का चुनाव करना है। शिक्षण विधियों का चुनाव करते समय हमें इन चीजों का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है जो प्राइमरी लेवल है, चाहे माध्यमिक लेवल है, चाहे आपका जो है वो उच्च कक्षाओं के लिए विधियां हैं आपकी कोई भी छात्र छात्राओं के लिए, तो वहां पर क्या है सभी जो स्तर हैं शिक्षा के उन सब का अलग अलग उनके लिए विधियां हमने जो है वो डिसाइड करनी होती है। क्योंकि कोई भी दो सेम विधि जो है वो सेम लेवल के बच्चों पे तो काम आ सकती है, लेकिन जहाँ पर बच्चों का लेवल चेंज हो जाता है वहां पर विधियां भी हमें चेंज करनी होती है।
एक जो स्किलफुल जो टीचर है उसको इन बेसिक बातों का पता होता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे गीत और नाट्य प्रणाली की। जो गीत है, संगीत है, म्यूजिक है जिसको हम कहते हैं, तो क्या है, जो मधुर संगीत है स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि सभी को अच्छा लगता है, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम बड़े हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे स्टूडेंट है ना। गीत गाना सभी को अच्छा लगता है, गीत सुनना भी सभी को अच्छा लगता है, और ये एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट है ना। और जो टीचर है, क्या है, टीचर का ये उद्देश्य होता है कि बालक को स्वर से, ताल से, है ना, जो गति है, आरोह है, अवरोह है, इन सब चीजों से जो है वो बच्चे को अवगत कराए, गीत को जो गीत की तरह से गाया जाए, गीत के अंदर वो मधुरता हो, गीत के अंदर जो संगीत का जो एक गुण होता है, आनंद का, रसानुभूति का, वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो भाव हैं, वो गाने के अंदर आने चाहिए। तो इससे क्या है कि ये जो है, ये जो कविताएं हैं हमारी, ये क्या है, खेल और मनोविज्ञान का जो एक साधन जो है वो हमारे लिए बन जाता है। और साथ ही साथ क्या है, इसमें जो अभिनय प्रणाली है, अभिनय प्रणाली कहाँ प्रयोग होती है, मेनली हम इसको नाटक के साथ जोड़ करके देखते हैं कि जहाँ पर हम किसी चीज को ड्रामेटिक रूप में, फॉर्म में पेश करते हैं, जहाँ नाटक का मतलब होता है किसी दूसरे का रोल प्ले करना, है ना। तो अभिनय भी क्या हुआ, किसी दूसरे का रोल प्ले करना वहां पर, है। तो ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली का जो है हम हिंदी की शिक्षण विधियों के अंदर प्रयोग कर सकते हैं कि किसी का अभिनय हम करें, ठीक है, चाहे हम गाते हुए करें, चाहे झूमते हुए करें, गुनगुनाते हुए करें, जो भी मेथड जो हमें अच्छा लगे, तो वो इस प्रणाली का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम छोटी कक्षाओं में हमने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गुनगुनाते रहते हैं कविताओं पर कि जोनी जोनी यस पापा वाली पोएम सबने पढ़ी होगी। इसी के साथ ही साथ जैसे एक नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, इस तरह से बहुत सी कविताएं हम अपने बचपन में जो है गुनगुनाते हैं। तो ये चीजें क्या है, ये एक मेथड है बच्चों को कविता शिक्षण करवाने का। ठीक है, सेकंड हम इसमें बात करते हैं अर्थबोध या शब्दार्थ प्रणाली की। ठीक है, अर्थबोध या शब्दार्थ। अर्थ का जो बोध कब होगा, जब हमें जो शब्द है हमारे उनका अर्थ क्लियर होगा। शब्दार्थ का मतलब ही क्या है, इसके अंदर दो शब्द छिपे हुए हैं, एक शब्द और दूसरा अर्थ। ठीक है, जब शब्द का अर्थ हमें पता होगा तो वो क्या बन जाएगा, शब्दार्थ बन जाएगा। ठीक है, तो जो शब्दार्थ है, ये जो प्रणाली है, ये जो विद्यालय के जो अधिकांश शिक्षक हैं इसका प्रयोग हिंदी वाले करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कविता अध्ययन हम बच्चों को करवा रहे होते हैं तो वहां पर कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो कठिन होते हैं, जिनका जो है वो हमें अर्थ नहीं आता, विद्यार्थियों को नहीं आता। तो वहां पर अध्यापक क्या है, अध्यापक उनका अगर अर्थ क्लियर करते हुए, अर्थ उनको समझाते हुए बच्चों को आगे बढ़े, तो उससे क्या है, कंसेप्ट की बच्चे को क्लियरिटी आ जाती है, उसका अर्थ बच्चे को समझ में आ जाता है। और साथ ही साथ क्या है, जो बच्चे जो है वो कविता के अंदर जो अर्थ निहित होता है उसको समझ जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये प्रणाली बड़ी ही सार्थक प्रणाली है। और इसका उद्देश्य क्या रहता है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो क्या है, जैसे गद्य के टर्म्स को छात्र छात्राएं आराम से समझ लेते हैं, इसी प्रकार से पद्य की भी जो टर्म्स है उसको भी छात्र जो है वो आराम से समझ सके, ये इसका टारगेट रहता है। और इस प्रणाली के माध्यम से क्या है, इस प्रणाली के माध्यम से शिक्षक तो जो है वो उसके लिए रहता ही रहता है, साथ ही साथ जो विद्यार्थी है वो भी एक्टिव रहता है, क्योंकि उसको भी ये चीजें ध्यान में रहती हैं कि अब मुझे जो है वो कौन सा अर्थ नहीं आ रहा, और किसका अर्थ मैंने पूछ लिया है, किसका मैंने पूछना है और इसका अर्थ क्या है। ठीक है, ये चीजें जो है वो वहां पर क्लियर हो जाती हैं। और इसमें क्या है, जो आपको शब्दों से जो होने वाली सौंदर्यानुभूति है, जो रसानुभूति है, और इसके साथ ही साथ अर्थाभिव्यक्ति जो है, ठीक है, ये चीजें जो हैं वो हमें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, और आगे हम बात करें खंडान्वय प्रणाली की। थर्ड जो प्रणाली है उसका नाम है खंडान्वय प्रणाली, यानी कि जब चीजों को खंडों में बांट दिया जाए, जिसको इस चीज का अर्थ पता हो गया उसे ये प्रणाली भी अपने आप जल्दी ही समझ आ जाएगी, क्योंकि खंडान्वय का मतलब क्या है, खंड और अन्वय, खंड प्लस अन्वय इस प्रणाली का नाम है। तो जो चीजें खंडों में बांट करके छात्र छात्राएं जो है वो विषय सामग्री का संश्लेषण अगर करते हैं, विषय सामग्री का अध्ययन अगर करते हैं, तो विश्लेषण और संश्लेषण जहां दोनों चीजें आ जाती हैं, वहां पर क्या है, जो विचार हैं उनका जो है वो गहन अध्ययन हम करते हैं। और वास्तव में क्या है, ये जो प्रणाली है ना, ये गद्य शिक्षण के लिए उचित है, लेकिन गद्य के साथ साथ पद्य में भी जो प्रश्न है कुछ जो बच्चों की समझ में नहीं आते हैं, तो वहां पर भी हम जो है खंडान्वय प्रणाली का प्रयोग
कर सकते हैं। और इस प्रणाली का जो प्रयोग है वो क्या है, गहन भावों की सूक्ष्मता से जांच करने के लिए हम करते हैं, चाहे वो हमारी हिस्टोरिकल बातें हों, चाहे हिस्टोरिकल क्या, ऐतिहासिक हम हिंदी में कहेंगे उनको, और चाहे क्या हो, कोई भी विषय हमारा रहे, लेकिन क्या है छात्र छात्राएं जो हैं वो स्पष्ट रूप से जो है वो क्वेश्चनिंग अध्यापकों से कर सकते हैं, और पहले प्रश्न के स्पष्ट होने पर जो है वो आगे का प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्योंकि खंडों में बंटी हुई है हर चीज, एक खंड दूसरा खंड तीसरा खंड है ना, तो पहले खंड को क्लियर कर लिया, फिर अगर वो क्लियर हो गया तो दूसरा खंड कर लिया क्लियर, फिर तीसरा खंड क्लियर कर लिया। इस प्रकार खंडों में विभाजित करते हुए किसी भी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, और ये आपकी आवश्यकता के अनुकूल और आपकी क्या है अवसर के अनुकूल छात्र छात्राओं को इसके लिए प्रेरित भी किया जा सकता है, और उनसे प्रश्न जो है वो पूछ करके क्या है पाठ का विकास भी हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी खंडालीय प्रणाली। इसके बाद हम बात करते हैं व्याख्या विधि की, जो कि लास्ट पॉइंट है कविता शिक्षण का। व्याख्या विधि के अंदर हम क्या करेंगे, व्याख्या विधि में हम व्याख्या करेंगे किसी भी कंसेप्ट की, कि जब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है वो अभिनय के माध्यम से सीखने का प्रयास किया, गीतों के माध्यम से सीखने का प्रयास किया, उसके बाद इस प्रणाली अर्थबोध का शब्दार्थ प्रणाली का हमने प्रयोग किया, उसके बाद हमने खंडों में बांट करके भी किसी भी चीज को सीखने का प्रयास किया, किसी कविता को सीखने का प्रयास किया, करते हैं। ठीक है, तो जो व्याख्या प्रणाली, व्याख्या में भी हम क्या करेंगे, किसी भी चीज की व्याख्या करेंगे, किसी भी कंसेप्ट की, किसी भी कविता की, कि हम उसको कैसे बच्चों को पढ़ाएं। और ये जो प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, ये क्या है, ये शब्दार्थ जो प्रणाली है इसका विस्तृत रूप है ना। शब्दार्थ में हम क्या करते हैं, सिर्फ शब्दों का अर्थ बताते हैं, लेकिन जो व्याख्या प्रणाली है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें पूरे कंसेप्ट की व्याख्या हम करेंगे, पूरा जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है या जो उप विषय है उसकी बात हम इसमें व्याख्या करेंगे। इससे क्या है, जो छात्र छात्राएं हैं वो केवल कविता के अर्थ को ही नहीं समझेंगे, बल्कि क्या है, कविता के अंदर जो निहित भाव है, भावों के साथ साथ जो अलंकार हैं, जो छंद हैं, जो कठिन शब्द हैं, जो कला पक्ष है, जो शैली है ना, हर एक पहलू से जो है वो बच्चे इसके अवगत हो जाएंगे। और कविता शिक्षण के लिए यह विधि जो है व्याख्या प्रणाली सबसे उपयुक्त प्रणाली है, चाहे कविता किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई हो, चाहे ब्रज में लिखी हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे अवधी में हो, संस्कृत में हो, कविताओं का जो लेखन है वो हर भाषा के अंदर होता है, और हर भाषा के अंदर जो ट्रांसलेशन या जो व्याख्या का पक्ष है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। एक अध्यापक को क्या है, बच्चे को किसी भी कविता के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या है, उसके जो शब्द हैं उसके अंदर जो भाव छुपे हुए होते हैं उनका सरलार्थ के रूप में जो है बच्चे के रूप में हमने अभिव्यक्त उसको करना होता है, ताकि क्या है, शिक्षक क्या है, व्याख्या आवश्यकता के अनुसार छात्रों की जो जितनी जरूरतें हैं बच्चों की, उनके अकॉर्डिंग ही जो है वो अध्यापक उनकी मदद करे। ठीक है, और ये जो विधि है, इस विधि के 3 मुख्य उपभेद भी हमने बताए हैं यहाँ पर। पहला हमारा है इसमें व्यास विधि, व्यास, और दूसरा इसमें तुलना विधि, तीसरा इसमें समीक्षा विधि। अब जो व्यास विधि की हम बात करते हैं, व्यास विधि क्या है, व्यास अपने आप में ही एक बड़ा कंसेप्ट है ना, कि इस विधि का जो नाम है कथावाचक व्यासों को ध्यान में रख करके किया गया है, कि जो व्यास कथा को रुचिकर बनाने हेतु क्या करते हैं, कथा को एक बहुत ही जो सुरुचिपूर्ण करते हैं, भाषा के अकॉर्डिंग, भावों के अकॉर्डिंग जो काव्य की विशेषताएं हैं और जो शैली के अकॉर्डिंग काव्य की विशेषताएं हैं उनकी व्याख्या करते हैं। कौन करते हैं, जो हमारे व्याख्याकार हैं या जो व्यास कथा को लिखने वाले हैं, व्यास कथा को रुचिकर बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साथ ही साथ कविता एक पद से लेकर के उसके विभिन्न पक्षों की भी व्याख्या यहाँ पर करते हैं। व्यास का मतलब यही हो गया कि जब किसी भी चीज को डिटेल फॉर्म में पढ़ाया जाता है, उसके विभिन्न पक्षों को जहाँ पर पढ़ाया जाता है वहां पर व्यास विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या है, इस विधि की सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंदर समय ज्यादा लगता है व्यास विधि के अंदर, क्योंकि विस्तृत कंसेप्ट को लेकर के, विस्तृत जो आयाम है किसी भी कंसेप्ट का, उसको लेकर के जब काम किया जाता है तो उसमें जो लगने वाला समय है वो ज्यादा है इसमें। और इस विधि में क्या है, समय ज्यादा होने के साथ साथ लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि अध्यापकों के पास अपना समय होता नहीं, तो वो व्यास विधि का प्रयोग करने से बचते हैं, है ना। यह प्रणाली क्या है, महाविद्यालय है या जो विश्वविद्यालय है वहां पर तो ये प्रणाली उपयोगी है, लेकिन स्कूल के बच्चों के लिए ये प्रणाली जो है वो व्यास प्रणाली उपयोगी इतनी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो लार्ज स्केल पर किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए ना ही तो वो इतना जो है एकाग्र हो सकते और ना ही जो क्या है वो इतना जो कर सकते हैं।
ठीक है। परंतु क्या है, विद्यालय और जो विश्वविद्यालय है या जो महाविद्यालय है वहां पर ये जो प्रणाली है, व्यास प्रणाली है, ये बहुत अधिक उपयोगी है। दूसरा हम इसमें इसी में बात करते हैं तुलना विधि की, कि जहां पर तुलना के माध्यम से जो है हम किसी भी कविता को पढ़ाते हैं। तो कविता क्या है, जैसे कोई एक कविता का टाइटल हमने ले लिया, उसी के सिमिलर ही हमने दूसरी कविता कोई और उठाई और दोनों की तुलना करते हुए उनके अंदर जो भाव है, जो उनके अंदर अर्थ हैं, जो संश्लेषण विश्लेषण जो करना चाह रही हैं, जो बच्चों को ऑब्जेक्टिव हमने प्राप्त करने हैं बच्चों से, ठीक है। तो वहां पर जब तुलना शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उससे जो चीज निकल करके आती है, उससे जो ज्ञान निकल करके आता है, उससे जो बच्चा सीखता है कविता शिक्षण में, उसका अपना ही एक महत्व होता है, ठीक है। तुलना बुद्धि का जो है एक एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो कबीर जी की एक पंक्तियां हैं, महादेवी वर्मा ने भी एक कुछ पंक्तियां इस पे लिखी हैं। महादेवी वर्मा की पंक्तियां आप देखिए कि इस नभ का कोई कोना, कभी न मेरा अपना होना, परिचय था इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, है ना। एक बार फिर से मैं पंक्तियां दोहराती हूँ कि इस नभ का, उन्होंने क्या कहा है, जीवन की क्षणभंगुरता पर उन्होंने लिखा कि जो जीवन है हमारा कितना क्षणभंगुर है, फिर भी जो है इंसान जो है वो भागता रहता है ना। कि इस नभ का कोई कोना, कभी न मेरा अपना होना, परिचय था इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज ही। यानी कि जो चीजें मेरा इतिहास से परिचय ही नहीं था, लेकिन फिर भी उमड़ कल थी मिट आज चली, है ना। तो इस तरह से जो है कबीर जी ने भी कहा है कि जैसे माटी कहे कुम्हार को तू क्यों रोंदे मोय, कि तू मुझे क्यों रोंद रहा है, मिट्टी कुम्हार को कह रही है। तो इस तरह से जो कविताओं की व्याख्या जो है वो हम तुलना विधि के माध्यम से कर सकते हैं कि इन दो चीजों के बीच में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर जो है जो संदेश जाता है उसकी जिक्र हम इसमें कर रहे हैं। और जो आगे इसके हम बात करते हैं कि यदि जो शिक्षक है हमारा वो कुशाग्र है, वो सफल है, वो कुशल है, तो क्या होगा, व्याख्या पढ़ने वाले द्वारा कवि के जो है अन्य कवियों के साथ भी तुलना कर सकता है, वो न केवल कविताओं की बल्कि कवियों की भी तुलना कर सकता है, विद्यार्थियों की भी, छात्र छात्राओं का भी जो मनोरंजन हमने करना है तो उसके लिए क्या है, तुलना प्रणाली अपने आप में स्वतंत्र प्रणाली के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं इस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें करते हैं समीक्षा विधि की बात करते हैं कि समीक्षा जो है, समीक्षा क्या होती है, जब हम किसी भी कंसेप्ट को लेकर के उसके गुण दोष भाव जो हर चीज हर पहलू की जहां पर हम जांच पड़ताल करते हैं वहां पर समीक्षा होता है। तो जो कविता शिक्षण है उसमें समीक्षा विधि के द्वारा भी हम जो है उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। और जो कविता शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विधियों में से एक आती है समीक्षा विधि, उसका भी जो कविता शिक्षण में हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। समीक्षा प्रणाली क्या है, इस प्रणाली में हम जो है कविता के जो गुण दोषों के साथ साथ क्या है, जो शब्द योजना है, ठीक है, शब्द जो योजना जहाँ पर हम शब्दों की योजना करते हैं और यूज करते हैं उनको, जो छंद हैं हमारे, जो अलंकार हैं, जो सुक्तियां हैं, जो मुहावरे हैं, कविताएं हैं, कविताएं कैसे लोकोक्तियां हैं, तो इन अंगों की परख और मूल्यांकन करने में जो है वो ये छात्र छात्राओं की सहायता करती है ये वाली विधि, समीक्षा विधि जो है। और काव्य शास्त्र के सिद्धांतों से तो हमें अवगत कराती है जो काव्य शास्त्र के सिद्धांत है। इसके साथ ही साथ जो है वो क्या है, यह प्रणाली इन कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए समीक्षा प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि छोटी कक्षाएं क्या है, वहां पर बच्चों का जो लेवल है, मेंटल लेवल है, जो मनन शक्ति है वो इतनी नहीं होती है जितनी कि बड़े बच्चों की होती है। तो वहां पर समीक्षा प्रणाली क्या है, उच्चतर स्तर के बच्चों के लिए समीक्षा प्रणाली जो है वो बेहतर काम करती है। और अब अगर हम देखें तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि हमने गीत और नाट्य प्रणाली को पढ़ा, अर्थबोध और शब्दार्थ विधि को पढ़ा, फिर हमने थर्ड स्टेप में खंडान्वय प्रणाली को पढ़ा, खंडान्वय प्रणाली को पढ़ते हुए हमने व्याख्या प्रणाली को पढ़ा, ठीक है। व्याख्या प्रणाली में भी हमने बताया कि किस प्रकार से व्याख्याओं के माध्यम से जो है हम कविता शिक्षण कर सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर व्यास प्रणाली को पढ़ा, व्यास विधि का प्रयोग, तुलना विधि का प्रयोग और समीक्षा विधि का प्रयोग करते हुए जो है हम कविता शिक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कविताओं को पढ़ने के साथ साथ इन विधियों को पढ़ने से हमें ये तो हो गया कि हमें कविता शिक्षण करना कैसे है, ठीक है। और कविता शिक्षण कर, लेकिन एक बात यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में अगर हम कहें तो जो कोई भी प्रणाली है चाहे स्टूडेंट्स, वो क्या है, अपने आप में पूर्ण नहीं होती है ना। वो जो कोई भी प्रणाली है चाहे कितनी ही अच्छी प्रणाली की हम बात करें, लेकिन क्या है कि जो शिक्षण है, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है
उसमें क्या है, उसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें परिवर्तन करना पड़ता है। कोई भी प्रणाली अपने आप में परफेक्ट नहीं है, कोई भी प्रणाली अपने आप में कम नहीं है, ठीक है। उपयुक्त समय के अनुसार उपयुक्त जो कविता विशेष का जो आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी प्रणाली को आप सार्थक मान सकते हैं। भाव और विचारों की दृष्टि से, कविताओं की दृष्टि से शिक्षण के लिए व्याख्या प्रणाली कभी कभी क्या है, हम देखते हैं कि वहां पर जो भाव है उसके में क्या है, समय बहुत अधिक लगता है, और तुलनात्मक रूप से जो प्रणाली है उसमें भी समय बहुत अधिक लगता है, लेकिन ये प्रणालियां फिर भी बेहतर प्रणालियों में से आती हैं। और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में तो क्या है, जो आपकी अभ्यास प्रणाली है और आपकी जो समीक्षा प्रणाली है, इन प्रणालियों का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर बच्चों का जो लेवल है वो हाई होता है और समय का भी कोई इतना अभाव नहीं होता, कम समझाने पर भी जो बच्चे हैं वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारी शिक्षण प्रणालियों के रूप में, और जो निष्कर्ष यही है कि जो सभी प्रणालियां हैं वो क्या हैं, उचित हैं और सार्थक हैं, और जो कविता पाठक के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में हमारी सहायता करती है। और इन प्रणालियों की स्पष्टता जो है वो हम निम्नलिखित चित्र के द्वारा देख सकते हैं, डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये देखें कि कविता शिक्षण के जो गुण हैं, शिक्षक जो है हमारा वो किस प्रकार का होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो शिक्षण का कार्य क्या है, शिक्षक का है, तो महत्वपूर्ण थोड़ा सा विधियां तो है ही है, साथ ही साथ तो शिक्षक के गुण भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रहे तो ये और भी अच्छा रहेगा। तो शिक्षक के गुणों में से पहला हमारा है कि जो विषय का व्यापक ज्ञाता होना चाहिए जो हमारा शिक्षक है, और उसमें क्या है, आत्मविश्वास होना चाहिए अध्यापक के अंदर कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है, क्योंकि अगर उसके अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना उसके लिए क्या है, ये अपने आप में ही एक फीलिंग आती है कि हाँ मुझे सब कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरा जो है वो छात्र छात्राओं के बारे में भी उसको ज्ञान होना चाहिए कि मेरे पास जो बच्चे या जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो किस लेवल के हैं और उनका बेसिक नॉलेज कितना है, और मुझे किस तरह से उनको पढ़ाना है, किस तरह से उनके इमोशंस जो संवेग हैं किस तरह से हमने उसको मोटिवेट करते हुए काम करना है, इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। भावानुकूल जो पाठ हैं, आदर्श पाठ है, उनकी भी जो शिक्षा उनको देने की हमें जो है वो क्षमता बच्चे में होनी चाहिए कि भावों के अकॉर्डिंग हम अपने जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उसको रूप दें। फिर है प्रभाव उत्पादक एवं सशक्त अभिव्यक्ति, जो आप पढ़ा रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, आपका प्रभाव उत्पादक होना चाहिए, और साथ ही साथ उसकी अभिव्यक्ति क्या होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए, कि आप जो अभिव्यक्त कर रहे हैं वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो, उस अभिव्यक्ति में आपके किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, आपका जो अध्यापक है वो सरल होना चाहिए, स्वभाव से सरल होना चाहिए और सरस होना चाहिए, यानी कि बच्चे आपके पास छोटी क्लास के भी हो सकते हैं, बड़ी क्लास के भी हो सकते हैं। तो क्या है कि अगर आपका स्वभाव सरलता से है तो बच्चे आपसे दूरी नहीं बनाएंगे, जो कंसेप्ट उनको नहीं क्लियर है वो आपसे पूछ लेंगे, वो है ना। वहीं अगर आप अपने आप को ज़्यादा ही, हम कई बार क्या करते हैं कि ओवर रिएक्शंस करते हैं, तो छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते हैं, तो जिससे जो चीज़ें नहीं क्लियर है वो जो बात है वो उनके पर्सनैलिटी के अंदर दब के रह जाती है ना। तो जो समय समय पर क्या है, जैसे फीडबैक जैसी सिचुएशन अगर हमें चाहिए ना, तो उसके लिए क्या है, हमारा स्वभाव सरल होना चाहिए, ताकि हर बच्चा जो है वो अपनी जिज्ञासा से शांत कर सके, अपने प्रश्नों के उत्तर जो है अपने अध्यापक से ले सके। तो सरलता जो है अध्यापक का सबसे बड़ा गुण है, सरलता भी होनी चाहिए और विनम्रता भी होनी चाहिए अध्यापक के अंदर। विनम्र स्वभाव, विनम्रता के बिना शिक्षा बेकार है स्टूडेंट्स, है ना। तो दूसरे के जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम हमारे बच्चों के पास आ रही है और हमें उसको कैसे दूर करना है, और अपने काम को निष्पक्ष भाव से करने वाला भी अध्यापक जो है वो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि हमने आज जो कविता शिक्षण है इसको हमने पूरा कर लिया है। कविता शिक्षण की विधियां हमने करी हैं। इससे पहले जो है वो हम कविता शिक्षण के अर्थ, कविता शिक्षण के सोपान और कविता शिक्षण कैसे करवाया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर आज आपका एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि आपका क्वेश्चन बनता है मेनली कि कविता शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए और स्पष्ट करें कि प्राइमरी लेवल पर कौन कौन सी विधि उपयोगी है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कविता सौंदर्य से आप क्या समझते हैं, और कविता में रुचि उत्पन्न करने वाले कौन कौन से जो उपयुक्त साधन हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, है ना। कविता से क्या तात्पर्य है हमारा, या कविता की परिभाषा दीजिए, कविता शिक्षण के उद्देश्यों को बताइए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो आपका
तैयार है, रेडी है, कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।